नमस्कार दोस्तों, मैं शिवपत, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंतरा पुस्तक के अध्याय 4 के बारे में, जो कि केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित 2 कविताओं के बारे में है। और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बनारस नामक कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है। बनारस जो कविता है वो किस कवि द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह, अज्ञे, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन क्या है, केदारनाथ सिंह। ये जो कविता है बनारस कविता, यह केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बनारस कविता का वर्ण विषय क्या है। वर्ण विषय यानी वर्णन किसके बारे में किया गया है इस कविता में, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बनारस का सांस्कृतिक वैभव, दूसरा है ठेठ बनारसीपन, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, तीसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें दोनों ही बातें बताई गई है, बनारस का सांस्कृतिक वैभव और ठेठ बनारसीपन इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बनारस कविता में मिथक की आस्था क्या है। इस कविता में जो मिथक की आस्था बताई गई है कवि के द्वारा, वो क्या बताई गई है। तो पहला ऑप्शन है गंगा काशी के सानिध्य में मोक्ष मिलता है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ हमेशा वसंत रहता है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ के लोग धैर्य प्रधान हैं, चौथा ऑप्शन है यहाँ गंगा नदी बहती है। तो इसमें जो मिथक की आस्था बताई गई है कवि द्वारा, वो बताई गई है कि गंगा काशी के सानिध्य में मोक्ष मिलता है। ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों की जो धारणा है वो ये है कि गंगा और काशी के सानिध्य या उसके साथ रहने से यहाँ के लोगों को मोक्ष मिलता है। तो इस प्रकार की मिथक की धारणा या इस प्रकार की मिथक की आस्था इस कविता में कवि ने बताई है। अगला क्वेश्चन है, बनारस कविता में बनारस के कौन से स्थलों का वर्णन नहीं किया गया है। जो बनारस कविता है उसमें कौन से ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में बताया नहीं गया है। तो पहला ऑप्शन है गंगा घाट व मंदिर, दूसरा ऑप्शन है जलती चिताएं व पूजा करते लोग, तीसरा ऑप्शन है चामुंडा माता का मंदिर और कृष्ण का मंदिर, और चौथा और अंतिम जो ऑप्शन है वो है मंदिर घाटों पर जलने वाले दीप व वहीं पर उच्चारित मंत्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चामुंडा माता मंदिर व कृष्ण मंदिर। इस कविता में कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं किया गया है। तो गंगा घाट व मंदिर, जलती चिताएं, पूजा करते लोग, मंदिर के घाटों पर जलने वाले दीप और मंत्र, ये सभी इस कविता में आए हुए हैं या इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बनारस शहर का आधा भरा हुआ और आधा खाली कैसे है। मतलब कवि ने इस कविता में शहर को आधा भरा हुआ और आधा खाली कैसे बताया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है धार्मिक और सांस्कृतिक वैभव और सांस्कृतिक जीवंतता से भरा हुआ है, दूसरा है मृत्यु के आवागमन से आधा खाली है, तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है उपयुक्त, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवंतता से भरा हुआ इस शहर को बताया गया और खाली कैसे बताया गया, मृत्यु के आवागमन से इसे खाली बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना पंक्ति से क्या तात्पर्य है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना पंक्ति से क्या तात्पर्य लिया है कवि ने। तो पहला ऑप्शन है वसंत का भिखारियों के कटोरे में उतरना, दूसरा ऑप्शन है वसंत का खाली हाथ आना, तीसरा ऑप्शन है वसंत के आने से भिखारियों को भीख मिलने लगती है, और चौथा ऑप्शन है वसंत का आना कटोरे में वसंत का उतरने जैसा है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वसंत के आने से भिखारियों को भीख मिलने लगती है। क्यों भिखारियों को भीख मिलने लगती है, तो जब वसंत आती है तो लोग दान पुण्य करने के लिए घाटों पे आते हैं और वहीं भिखारियों को वो दान पुण्य करते हैं। इस वजह से वसंत के कारण ही कटोरों में वसंत का उतरना बताया गया है, क्योंकि जब भिखारियों को भीख मिलती है तभी तो उनके कटोरों में वसंत जैसा एहसास होता है उनको, यानी कि खुशहाली मिलती है, यानी उनके चेहरे पे चमक आने लगती है जब उनको भीख मिलती है। तो और यह भीख कब मिलती है, वसंत के आने से ही लोग वहाँ पे आते हैं और दान पुण्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस कविता में आए लहर तारा और मंडुआ डीह क्या है।
जो लहरतारा और मंडुआडीह है शब्द जो इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है वसंत के प्रकार, दूसरा ऑप्शन है बनारस के मोहल्लों के नाम, तीसरा ऑप्शन है पर्यटन स्थलों के नाम और चौथा ऑप्शन है बनारस के मंदिरों के नाम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बनारस के मोहल्लों के नाम है और क्या नाम है? लहरतारा और मंडुआडीह है। अगला क्वेश्चन है, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यह जो पंक्ति है, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है मानवीकरण अलंकार, चौथा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि शहर को मानव की उपमा दी गई है, यानी कि शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस नामक कविता में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? जो बनारस कविता है उसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, मुक्त छंद, चौथा ऑप्शन है चौपाई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुक्त छंद के रूप में ये लिखी गई कविता है, यानी कि इसमें किसी भी छंद का प्रयोग नहीं है क्योंकि ये मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। अगला क्वेश्चन है, आदमी दशामेघ पर जाता है, उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। ये जो दशामेघ शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बनारस के मोहल्लों के नाम, दूसरा ऑप्शन है शिव के मंदिरों के नाम, तीसरा ऑप्शन है भिखारियों के रहने का स्थान, चौथा ऑप्शन है बनारस का प्रसिद्ध घाट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बनारस का प्रसिद्ध घाट है ये दशावमेघ। अगला क्वेश्चन है, और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ मुलायम हो गया है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन है यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, सलेस अलंकार और अंतिम जो ऑप्शन है वो है विरोधाभास अलंकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विरोधाभास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, तो पत्थर कभी मुलायम नहीं होता है, यहाँ पे विरोध बताया गया है, यानी कि पत्थर का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है, और यहाँ पे पत्थर को कैसा बताया गया है? मुलायम बताया गया है। तो इस वजह से यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें आपको शब्द शक्ति बतानी है कि भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन, इसमें है ऑप्शन नंबर 1 है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है व्यंजना शब्द शक्ति, तीसरा है लक्षणा शब्द शक्ति और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना, उपयुक्त पंक्ति का अर्थ लिया गया है। यह जो पंक्ति है खाली कटोरों में वसंत का उतरना, इस पंक्ति का अर्थ क्या लिया गया है? ऑप्शन है वसंत आते ही भिखारियों को भीख मिलने लगती है, दूसरा ऑप्शन है खाली कटोरों में नई कोपल फूटने लगती है, तीसरा ऑप्शन है मौसम परिवर्तन होता है, चौथा ऑप्शन है खाली कटोरों में रोशनी दिखाई देने लगती है। तो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो रिपीट हुआ है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वसंत आते ही भिखारियों को क्या होता है? भीख मिलने लगती है। इसी वजह से खाली कटोरों में वसंत का उतरना बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को, यह जो पंक्ति है दृढ़ता से बांधे हुए समूचे शहर को, यहाँ कौन दृढ़ता से समूचे शहर को बांध रहा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पूरा शहर दृढ़ता से भरा हुआ है, दूसरा है धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय ही क्या करती है? दृढ़ता से बांधे हुए इस शहर को। अगला क्वेश्चन है, अंतरा भाग 2 पुस्तक में दिशा कविता किस कवि द्वारा
लिखी गई है। जो दिशा कविता है वो किस कवि द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह है, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि दिशा कविता केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, दिशा नामक कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। जो दिशा कविता है इसमें वर्णन जो किया है कवि ने वो किसका किया है। तो ऑप्शन है चारों दिशाओं का, उत्तर दिशा का, बाल मनोविज्ञान का, या फिर दिशा नामक लड़की का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें बाल मनोविज्ञान के बारे में कवि ने वर्णन किया है इस कविता में। अगला क्वेश्चन है, दिशा कविता में कवि द्वारा बच्चे से पूछे जाने पर कि हिमालय किधर है, तो बच्चा क्या जवाब देता है या उसका जवाब क्या था। तो इसमें पहला ऑप्शन है उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, या फिर जिस तरफ से कवि आया था उस दिशा में, या फिर जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है उस दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है उस दिशा में। यानी कि जब कवि ने बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया कि जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है उसी तरफ क्या है, हिमालय है। अगला क्वेश्चन है, दिशा कविता में बच्चा पतंग कहाँ उड़ा रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सामान्य से क्वेश्चन है और इन पे आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला घर के बाहर, स्कूल के बाहर, हिमालय के पास, या फिर घर की छत पर। तो आपको बताना है कि बच्चा जो पतंग उड़ा रहा था वो कहाँ उड़ा रहा था, घर के बाहर उड़ा रहा था, स्कूल के बाहर, हिमालय के पास, या छत पर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा स्कूल के बाहर। दिशा कविता में बच्चा पतंग घर के बाहर नहीं, स्कूल के बाहर उड़ा रहा था। अगला क्वेश्चन है, उस बच्चे से पूछो जो स्कूल के बाहर रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। उस बच्चे से पूछो जो स्कूल के बाहर, ये जो शब्द है स्कूल के बाहर, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो पहला ऑप्शन है व्यंजना शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है अभिधा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें व्यंग्य के रूप में बताया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति इसमें है। अगला क्वेश्चन है, दिशा नामक कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। दिशा नामक जो कविता है उसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो पहला ऑप्शन है शुभ कर्म करते रहना, दूसरा ऑप्शन है कर्म फल की चिंता न करने का, और तीसरा ऑप्शन है एक ही दिशा एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है कि एक ही दिशा और एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह को 1889 में किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको किस कविता के लिए या किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन है अकाल में सारस, दूसरा ऑप्शन है अभी बिल्कुल अभी, तीसरा ऑप्शन है जमीन पक रही है, चौथा ऑप्शन है यहाँ से देखो। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अकाल में सारस। अकाल में सारस कविता संग्रह के लिए इनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह द्वारा रचित किस प्रकार की विधा है। जो मेरे समय के शब्द जो विधा है वो किस प्रकार की विधा है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, संस्मरण संग्रह। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निबंध संग्रह है मेरे समय के शब्द। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे अभी आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।